नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। आपके एक खास कार्यक्रम द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सेवंती भाई शाह से। खदान से जब कोई पत्थर निकलता है और तो उसकी कीमत किसी को पता नहीं होती, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ में एक रत्न कलाकार उसे हीरा का नाम देता है और उसकी कीमत लाजवाब, बेशकीमती हो जाती है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक नाम डायमंड इंडस्ट्री में ऐसा खड़ा किया है जिसे दुनिया पहचानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीनस ज्वेल्स की। सेवंती भाई, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने कब सोचा था कि आप डायमंड इंडस्ट्री में आएंगे, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और वीनस ज्वेल्स को आपने इतना बड़ा नाम बनाया? ये 1965 में जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया, उस ज़माने की बात है। मेरा वतन पालमपुर के पास का एक गांव है। तो उस ज़माने में हमारे वहाँ तो इतना कोई रोज़गार वगैरह नहीं था और हम लोगों का मनी लेंडिंग का काम था जो। तो हमने सोचा कहीं बाहर तो जाना है, तो इनमें सब हमारे तरफ से सब लोग डायमंड इंडस्ट्री में आ रहे थे। और मेरे परिवार में मेरे एक भाई जो पहले सबसे, मेरे फैमिली में सबसे पहले छोटू भाई करके बम्बई में डायमंड इंडस्ट्री में थे। उनका अच्छा कारोबार भी था। उस उपलक्ष्य में मैं सोचा कि मैं भी इस इंडस्ट्री में जाऊं और ऐसे करके मैं बम्बई गया 5 अप्रैल 1965। उसके बाद सूरत का जिस तरह के पोटेंशियल देखते हुए और उनका भाई का मैन्युफैक्चरिंग का, उनकी कंपनी का यहाँ सूरत में ही बेस था, तो ऐसे सोच के हमने 21 जून 1965 में ही हम सूरत आ गए। तभी से मैं सूरत हूँ। और 2 साल के बाद फिर मैंने अपना कारोबार अलग से चालू किया। और मेरे उस वक्त मेरे एक दूसरे भाई जो मेरे से बड़े हैं, रमणीक भाई, वो भी डायमंड इंडस्ट्री में आए। उसके पहले उनकी पढ़ाई चालू थी तो वो भी आ गए। तो हमने दोनों ने मिलके 69 में ये वीनस ज्वेल चालू किया। 69 से कैसे शुरू किया? कोई छोटे मोटे प्रोसेसिंग यूनिट से शुरू किया आपने, या आप भी प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते थे? नहीं, पहले मैंने थोड़ा ट्रेनिंग ले लिया था। वैसे काम कमाई के लिए करने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। पर 69 में जब करा, उस ज़माने में हम लोग बाहर जो डायमंड की फैक्ट्री जिनकी है उनको काम देते थे, इस तरह से काम करवाते थे। तो इस तरह से हमने शुरू किया। बाद में हमने हमारा खुद का यूनिट चालू किया। वीनस नाम कैसे रखा आपने अपनी कंपनी? आपको मालूम होगा कि जब ये जो सैटेलाइट है, अरे जो उपग्रह जैसे, तो सब उपग्रह के पीछे कोई न कोई कलर स्टोन का नाम है। बिल्कुल। तो वैसे वीनस से शुक्र के लिए है। वीनस का मतलब डायमंड भी होता है और ब्यूटी ऑफ गॉडेस भी होता है। तो वैसे डायमंड होने के नाते हमने वीनस रखा। आपकी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ क्या है? आप किन सिद्धांत और असूलों के साथ में अपने बिजनेस को चलाते हैं जिसमें आप कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं? आपको पहले बात तो ये बताऊं, मैंने कई निर्णय अपने सिद्धांत के हिसाब से कर दिए। एक चाहे कि सपोज के नॉर्मली इस ज़माने में काम के साथ साथ लोग लेट रात तक भी काम करते थे, संडे को भी काम करते थे। पर मैंने तय कर दिया कि नहीं, मैं शाम को 6:30 बजे ऑफिस से निकल जाऊंगा और इसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी थोड़ा कुछ किया होगा, बाकी नहीं। वैसे जब फैक्ट्री चालू की तब इस ज़माने में ये कॉमन था कि जब जब काम का लोड है तो रात को भी काम करवाओ
संडे को भी करवाओ, वेकेशन में भी कुछ चेंज करवाओ। मैंने चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इससे क्या होता कि एक सिस्टेमेटिक काम करने की आदत हो गई। दूसरा, उस ज़माने में कानून के साथ काम करने का तो कोई सोच ही नहीं सकता था। मैंने कहा उस वक्त तय किया कि भाई नहीं, काम तो करना है कानून के साथ। ASI, PF, ग्रेजुटी, जो भी कानून है, बोनस एक्ट, सब। तो जब शुरू किया फैक्ट्री, तब बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि और कहीं किसी से बात करें तो हर जगह से इस तरीके का रिस्पॉन्स आता था कि शायद मैं बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहा हूँ। पर मैंने तय किया था मैं करूँगा तो इस प्रकार ही करूँगा। इस प्रकार चालू किया। शुरू में काफ़ी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी, पर आखिरकार मेरा अनुभव ये है, और मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि मेरी जो इम्प्रेशन शुरू में थी कि सब कानून कारीगरों के हितों के लिए हैं, कारखानेदार मतलब एम्प्लॉयर के हित में नहीं है। पर मैं आज कहूँगा जितना वो कारीगरों के मतलब में कामदारों के हित में है, इतना ही एम्प्लॉयर के हित में भी है। क्योंकि इसके साथ जो उसकी सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, तो उसके साथ साथ उसकी वफादारी भी मिल जाती है। तो उसके कारण आखिरकार हमको भी फ़ायदा है। और मुझे इस बात का संतोष है कि ये सही टाइम पर सही निर्णय हो गया था। आज भी ये कहते हैं कि एक बार वीनस ज्वेल में किसी ने नौकरी कर ली तो वो फिर वो कभी छोड़ के नहीं जाता है, वो वहीं का रह जाता है परिवार की तरह। आपकी बात ठीक है कि आज तो यही सिचुएशन है, पर कभी उससे अलग बात भी हुआ था। इसका कारण ये ना था कि हमारे यहाँ पगार की कमी थी या दूसरा कुछ प्रॉब्लम था, पर मैं आपको बताऊँ उसके पीछे एक स्टोरी है। पहले इंडिया का पूरा डायमंड इंडस्ट्री छोटे डायमंड और सस्ते डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री थी, DTC के हिसाब से भी और दुनिया भर के हिसाब से। तो इस ज़माने में हमारे कोई मित्र डायमंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उनका नाम था। तो एक फंक्शन में कुछ करीबन 30 साल की पहले की बात होगी, कहा कि इंडिया तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। शायद उनकी इंडिया के लिए लगाव था इसलिए, या तो उनको क्रिटिसिज्म का नेचर था। तो कहते रहे। और उस ज़माने में आप इंडस्ट्री में कहीं भी बात करो तो बेल्जियम कट मतलब में अच्छा कट। अच्छा। तो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री तो ये अगले 50 साल में भी नहीं कर पाएगा। मैं उनका आभारी हूँ कि उसी वक्त मुझे चैलेंज लेने का मन हो गया, और इसे ये स्टोरी हुई कि मैंने बड़े और एक्सपेंसिव डायमंड का बिजनेस में झुका दिया। और इस तरीके स्पीड से दिया कि कई साल तक हम अकेले ही थे पूरी इंडस्ट्री में। इतना मतलब में और लोग करते थे पर थोड़ा कुछ करते थे, पर इतना बड़े पैमाने पर करने वाले हम पहले थे, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है। रिस्क वैसे लोगों के हिसाब से था। तो हमने तो देखा कि ये तो अच्छा बिजनेस है, और हम कर भी सब मतलब में उसके पीछे हमने मेहनत भी लगा दी। तो कई साल तक तो हम अकेले ही थे, पर बाद में ये हुआ कि हमको सब लोग ऑब्जर्व करते थे, उन लोगों को लगा कि हमको भी करना है। तो कई लोगों की इच्छा थी कि हम भी बड़े डायमंड के और एक्सपेंसिव डायमंड के बिजनेस में आए। तो उनके आने का रास्ता उन लोगों ने ढूंढ निकाला कि कैसे शुरू करें। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। तो काम करने लोग लेने के लिए वीनस ज्वेल एक अच्छा जगह था, तो लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो ये परिस्थिति हुई कि इस ज़माने में मेरे जो ओरिजिनल कारीगर थे उनमें से 15-20% भी नहीं बच पाए थे लोग। इतना कारीगर मतलब में शॉर्टिंग करने वाले सबको मिला के।
तो ये सिचुएशन हो गई। तो एक ज़माने में ये हुआ, ताकि इनमें कई लोगों को जिसने को हमने बिजनेस में सिखाया था, ये भी इसमें थे, जिनको काफ़ी हम हेल्प की थी वो भी थे। तो हमारे फैमिली में भी काफ़ी ये हुआ कि भाई इन किसी को इतना करने के बावजूद आप कुछ कहते नहीं। तो सबको मैंने फैमिली को सबको साथ में बिठाया और बोला देखो भाई, ये तो लोग ले जाते हैं तो अपने लोग क्यों जाते हैं। तो हमको ये सोचना है कि अगर हम उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, उनको अच्छा पगार नहीं देते, अगर दोनों चीज़ों में हम अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, पगार भी अच्छा देते हैं, फिर भी लोग जाते हैं, तो अगर गलत प्रॉमिस पर लोग ले जाएंगे तो कितना दिन ले जाएंगे। तो आखिरकार हमको क्या करना है, हमारा लाइन लंबा करना है, हमको किसी को कहना नहीं। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन हो गई कि अब ऑलमोस्ट कोई जाता ही नहीं कई सालों से। उनको पता चल गया कि हाँ, जहाँ पे और आज मैं कभी कई लोगों से, मित्रों से सुनता हूँ कि डायमंड इंडस्ट्री में कारीगरों की शॉर्टेज है, एसोटर की शॉर्टेज है, तो हमारे यहाँ तो लंबी लाइन हमेशा लगी रहती है। तो आपकी सैलरी रेंज भी आप काफ़ी अच्छी देते हैं। लास्ट मार्च 2012 एंड का जो ईयर था, उसमें हमने पर एम्प्लॉय 6,37,000 से भी ज़्यादा दिया पर पर्सन, और उसमें 1.5 महीने का वैकेशन। तो आप सोचो कि इस प्रकार का इसमें हमारा कैंटीन बॉय भी आ गया, ड्राइवर भी आ गया, सिक्योरिटी वाला भी आ गया, ऑन एन एवरेज सैलरी, ऑन एन एवरेज विच वॉज पेड बाय अस। क्योंकि डायमंड इंटरनेट पे खरीदना, ई शॉपिंग करना है, बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं डायमंड तो 5-5 करोड़ रुपये का डायमंड भी लोग हमारे विश्वास पर लेते हैं।